नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम वीडियो बना रहे हैं यूनिट 6। जो यूनिट 6 है उसकी आज क्लास नंबर 2 है और यूनिट 6 में दो ही वीडियो बनेंगे। एक वीडियो हमने क्लास 01 के नाम से डाल दिया और आज एक क्लास 02 के नाम से। इसके अलावा यूनिट नंबर 7 आपके करवाई हुई, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उसके बाद में है यूनिट नंबर 8। तो आज ये लास्ट वीडियो है यूनिट नंबर 6 का और इसी के साथ यूनिट 6 कंप्लीट है। उसके बाद कल से हम यूनिट 8 को कंटिन्यू जारी रखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं बता दूं कि ये हम पूर्णतया सेकंड ग्रेड को डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं, सेकंड ग्रेड में। ठीक है, तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे 80% कोर्स है वो हमने जो अपलोड कर दिया है सेकंड ग्रेड का, आप उसे पूर्णतया निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे ये जो पीडीएफ है इनको टुकड़ों में प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में, और एक साथ पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिंक भी नीचे दिए हुए हैं, आप वहां से इन पीडीएफ को ले सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए अब देखो अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो ये 6 यूनिट अभिप्रेरणा मोटिवेशन से संबंधित है और इसमें आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो ध्यान से सुनते जाइए। देखिए, हमारे चैनल का उद्देश्य है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और हम यहाँ पर एक एक छोटी छोटी चीज को घंटे घंटे भर नहीं घिसते हैं ताकि कि हमारा वॉचिंग टाइम बढ़े वगैरह वगैरह, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम बस नॉर्मली पढ़ा देते हैं, पूरा पूरा समझाने की चीज को समझा देते हैं और टाइम आपका कम से कम लगे इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है और इस हिसाब से पढ़ाया जाता है, ये मानते हुए कि आप एक सेकंड ग्रेड के एस्पायरेंट्स हो तो आपका बौद्धिक लेवल इतना है कि आपने बीएससी कर रखी है, आपने शिक्षक प्रशिक्षण भी ले रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिप्रेरणा का पहला सिद्धांत है मनोविश्लेषण का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे सिगमंड फ्राइड। इनके इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पैदा होती है जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। मनोविश्लेषण जो सिद्धांत है अभिप्रेरणा का वो किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। और सिगमंड फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है? तो कितनी होती है? दो होती है। इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखना। आगे दो कौन कौन सी होती है? एक इरोज और एक थेनेटोज। ठीक है, तो इरोज का मतलब होता है ये निर्माणात्मक है, जो कि जन्म से संबंधित होती है, जिससे व्यक्ति अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होता है। और थेनेटोज होती है वो विध्वंसात्मक होती है, मृत्यु से संबंधित होती है और इसमें व्यक्ति बुरे कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है। ये दो प्रकार की क्या होती है? मूल प्रवृत्तियां होती है आपके जो सिगमंड फ्राइड के अनुसार। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगला सिद्धांत था आवश्यकता अनुक्रम या मांग पूर्ति का सिद्धांत। तो आवश्यकता अनुक्रम मांग पूर्ति का सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो ने। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होगा कि ये आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया, मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये है आपके अब्राहम मैस्लो। देखो, इन्होंने एक पिरामिड नुमा ऐसे 5 आवश्यकताएं बताई। तो कितनी आवश्यकताओं का वर्णन किया ये भी पूछेगा, तो वो है 5। तो पहली देही के बाद में सुरक्षा की, सुरक्षा के बाद में स्नेह संबंधता की, फिर सम्मान की, फिर आत्म सिद्धि की। और इनका क्रम भी ऐसे है, ऐसे बढ़ता क्रम है, ये भी ध्यान रखना। देखो, प्राथमिक आवश्यकताओं में पहली दो, द्वितीयक आवश्यकताओं में दूसरी दो और सबसे उच्चतर में आती है एक। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मनुष्य की खुद की देह की आवश्यकता होती है। दैहिक आवश्यकता मतलब पहले मनुष्य के पास कुछ नहीं होता है ना, तब वो सोचता है कि यार कुल मिलाकर, जैसे किसी के हाथ नहीं है तो वो सोचता है कि मेरे हाथ पैर होते, मैं आंखों से अंधा नहीं होता। पहला मतलब भरा पूरा शरीर होना चाहिए, सबसे पहली बात देह की आवश्यकता। इसके अलावा मनुष्य को और क्या चाहिए कि भाई प्यास हो तो प्यासे को पानी मिल जाए, भूखा है तो उसको रोटी मिल जाए। तो ये सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता है। उसके बाद में होती है उसे सुरक्षा की आवश्यकता। ये सब उसके पूर्ति है कि भाई टाइम पे खाना मिल जाए, खाना मिल गया, पानी भी मिल गया और शरीर पूरा रेडी है। तो फिर वो सोचता है कि यार मेरे पास ओढ़ने के लिए कपड़ा हो, रहने के लिए मकान हो, रोटी, मतलब रोटी का यहाँ से ये मतलब नहीं है कि एक टाइम की रोटी, इसका मतलब कि भाई साल भर हमारे रोटी का इंतजाम रहे। तो ये होती। अब यदि ये भी मिल जाए तो फिर वो सोचता है कि यार मेरे भी भरा पूरा परिवार हो, बीवी बच्चे हो, ठीक है, और माता पिता भाई बहन सब हो। तो ये होता है। फिर इसे ये भी मिल जाता है, रोटी कपड़ा मकान देह की आवश्यकता हो गई, भरा पूरा परिवार होगा। फिर वो सोचता है सम्मान की आवश्यकता होती है उसे। फिर उसे लगता है यार मेरे समाज में कोई पोस्ट हो अच्छी खासी, और फिर मैं क्या करूं, फिर मुझे मतलब लोग मुझे पूछे, सम्मान की दृष्टि से देखें। और जब ये भी हो जाता है तो फिर उसे आत्म सिद्धि की आवश्यकता होती है, पूर्ण संतोष की, कि अब बस संतोष की प्राप्ति हो जाए एक तरीके से। मतलब जैसे ये सब मिलने के बाद भी लोगों को संतोष नहीं होता ना, तो फिर वो संतोष की तलाश में रहता है कि अब ये कर लूंगा तो फिर मैं सेटिस्फाइड हूँ, ये कर लूँ तो फिर सेटिस्फाइड हूँ, और इतना करते करते उम्र निकल जाती है। सीधी बात, आगे बढ़ो। अगला है चालक का सिद्धांत। तो क्वेश्चन आएगा सीधा, चालक का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था सीएल हल ने, क्लार्क एल हल ने। इन्होंने चालक का मतलब होता है चालक, तनाव, प्रेरक, प्रणोद, ये एक ही से जुड़ी हुई टर्म्स है।
इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति में अभिप्रेरणा उतनी ही काम करती है जितना चालक तीव्र होता है, अर्थात चालक के तीव्र होने की स्थिति में अभिप्रेरणा अधिक कार्य करती है। जैसे भूख तेज होने पर हम जल्दी और ज्यादा भोजन की तलाश करते हैं, अर्थात इंसान के अंदर जितना प्रबल चालक होगा, चालक मतलब जो चीज मनुष्य को चलाती है, उसे प्रेरित करती है किसी और चलने में, तो उस चीज की, चालक का मतलब ऐसे भूख से समझ सकते हो। जैसे जितनी आपको पढ़ने की भूख है तो आप उतना ज्यादा पढ़ोगे, उतना ज्यादा सीखोगे, ऐसे। ठीक है, तो ये आपके चालक है वो मोटिवेशन का कार्य करता है एक तरीके से। ठीक है, अब देखो प्रोत्साहन का सिद्धांत, तो क्वेश्चन आएगा प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये वॉल्फ और कॉपमैन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल उस दिशा में कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं जिसके लिए सामाजिक वातावरण में कोई प्रोत्साहन उपलब्ध हो। ठीक है, जैसे गर्मियों में व्यक्ति खरबूजा खरीदने इसलिए जाता है क्योंकि इन दिनों में वो मौजूद होता है। तो ये तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल था, मैं आपको अच्छा एग्जाम्पल बता देता हूँ। अब देखो, मतलब व्यक्ति वो कार्य करेगा कि जिस दिशा में आगे बढ़ने पर सामाजिक वातावरण में कोई प्रोत्साहन उपलब्ध हो। जैसे आप पढ़ते क्यों, आप इसलिए पढ़ते हो क्योंकि पढ़ने के बाद आपको सामाजिक वातावरण में एक अच्छी खासी इज्जत मिलेगी, मास्टर की अच्छी खासी नौकरी मिलेगी, ठीक है, आपकी इज्जत होगी, तो प्रोत्साहन उपलब्ध है ना आपकी पढ़ाई के लिए भविष्य में। तो इस समाज में आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, सामाजिक वातावरण में प्रोत्साहन उपलब्ध है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। ये बात कहना चाह रहा था इससे, मतलब प्रोत्साहन आगे तैयार रखो यदि आप किसी से कोई कार्य करवाना चाह रहे हो तो। ठीक है, आप प्राइवेट जॉब करते हो तो भी क्यों करते हो, क्योंकि प्रोत्साहन उपलब्ध है कि 1 से 30 तारीख तक पूरी 30 हाजिरी भरोगे तो आपकी जो अगले महीने की 1-2 तारीख को आपका पेमेंट तैयार है। आई बात समझ में? आगे अब देखो कुछ प्रश्नोत्तरी है कि सकारात्मक प्रेरक किसे कहते हैं, तो इसमें भूख, प्यास, नींद, काम आते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको पिछला वीडियो देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी और इस वीडियो, इन दोनों की प्रश्नोत्तरी है इसमें। ठीक है, अभिप्रेरणा का सही क्रम, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, ये हिलगार्ड ने वो अभिप्रेरणा का जो चक्र दिया था ना, तो उस चक्र से संबंधित क्वेश्चन है। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरकों के प्रकार, ये भी पहले आया हुआ है पिछले वीडियो में, स्वाभाविक और कृत्रिम। और वह अंतरिक्ष, आंतरिक या बाह्य प्रभाव जो प्राणी को किसी व्यवहार के लिए गतिमान करता है, क्या कहलाता है, तो वो अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को आंतरिक या बाह्य रूप से किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। जो संबंध भूख का भोजन से, वही संबंध क्रिया का किससे, प्रतिक्रिया से। एक फिल्म के दृश्य में क्या अब ये लंगड़ा भी हमारे साथ दौड़ेगा, सुनने के बाद भी वह बालक बिना घबराए इस तरह दौड़ता है कि उसकी अंतिम रूप से जीत उसकी होती है, तो उसमें चुनौतीपूर्ण अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो उसने मतलब चुनौती के रूप में स्वीकार किया उस चीज को और दौड़ के दिखाता है। नेक्स्ट, लॉकडाउन के चलते जब अचानक से सरकार ने कुछ छूट दी तो शराबियों की लंबी कतारें दुकानों के बाहर नजर आई। ये उदाहरण किसका है, तो ये स्वाभाविक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। भूख, प्यास, काम वासना और नींद, ये सकारात्मक प्रेरकों के उदाहरण है। अभिप्रेरित शिक्षण का क्या संकेत माना जाता है कि भाई ये मोटिवेट होकर ये पढ़ना पढ़ाना हो रहा है, तो ये किससे स्पष्ट होता है, तो छात्र और अध्यापक यदि आपस में प्रश्नोत्तरी करते हैं, बढ़िया डिस्कस के साथ पढ़ते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, मोटिवेट होके उनका जो शिक्षण चल रहा है, मतलब मोटिवेशन के साथ चल रहा है, अच्छी खासी अभिप्रेरणा है उस शिक्षण को लेकर। न्यूनतम आवश्यक जैविक प्रेरक ये यौन है। पद एवं सज्जा है वो कृत्रिम अभिप्रेरक में आते हैं। बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जाता है तो प्रशंसा, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार, दोषारोपण को। किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी प्रेरणा देता है, तो स्वीकृति प्रेरक। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है, तो ये हाइपोटेनिया से संबंधित है। और इस बीमारी में क्या होता है, जो मस्तिष्क के जो संकेत होते हैं वो मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाते। जैसे आप सोच रहे हो हाथ उठाऊं, लेकिन हाथ उठेगा नहीं क्योंकि मस्तिष्क का सिग्नल नहीं जा रहा है, समझ गए। अभिरुचि का अर्थ क्या होता है, अभिरुचि का अर्थ होता है व्यक्ति के योग्यताओं और विशेषताओं का योग। आपकी क्या एबिलिटी है, क्या क्वालिटी है, इनका जो सम होता है वो आपकी अभिरुचि को शो करता है। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है ये विलियम मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति में शारीरिक या दैहिक उत्तेजनाएं या संवेग पाई जाती है और उनके प्रकट होने पर वातावरण या संपर्क के कारण व्यक्ति में एक विशेष मनोवैज्ञानिक व्यवहार पैदा होता है जिसे मूल प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। जैसे आप में जन्मजात कुछ क्वालिटी है, कुछ संवेग है। अब ये संवेग आपके आसपास के वातावरण के अनुसार प्रकट होंगे। ठीक है, आपके अंदर जो मेन चीज है जन्मजात, वो आपके इन्वायरमेंट के साथ अंत्यक्रिया होगी, इन्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रकट होगी, और ये प्रकट होगी तो अन्य लोगों को दिखाई देगा आपका नेचर। बस इसे ही मूल प्रवृत्ति कहते हैं। समझ में आई बात? मतलब जन्मजात जो क्षमताएं जब बाहर आती है, बाहरी वातावरण से जब अंत्यक्रिया करती है, तो फलस्वरूप जो व्यवहार पैदा होता है वही क्या है, मूल प्रवृत्ति। और इन प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति किसी कार्य के लिए प्रवृत्त होता है, मतलब आगे बढ़ता है। मूल प्रवृत्तियां 14 होती है जो कि संवेगों से जुड़ी हुई रहती है। जैसे भय से पलायन, क्रोध से युत्सा, वात्सल्य से पुत्रेच्छा, कामुकता से काम प्रवृत्ति, एकांकीपन से सामूहिकता, आश्चर्य से जिज्ञासा,
भूख से भोजनान्वेषण, कर्तृभाव से रचनात्मकता, आमोद से हास, गणना से निवृत्ति और आत्महीनता से दैन्यता, करुणा से शरणागति, आत्माभिमान से गौरव, स्वामित्व से संग्रह। तो ये चीज है। अब आप कहोगे सर आपने तो बस पढ़ दिया, अब हमें कैसे समझ में आए? तो देखो, जैसे क्रोध आया, आप में बहुत ज्यादा क्रोध आया तो आपकी क्या इच्छा होगी? युयुत्सा की, युद्ध करने की इच्छा होगी। जब आपको वात्सल्य उमड़ा आप में, तो आपकी क्या इच्छा होगी? पुत्र इच्छा की, भाई मतलब पुत्र वगैरह की इच्छा होगी। ठीक है। यदि आपको मतलब किसी से गणना हो रही है तो आप क्या चाहोगे? निवृत्ति चाहोगे कि भाई कैसे से करते इससे पीछा छुड़ा लें। ठीक है। यदि आपको भूख लगेगी तो आपको भोजनान्वेषण अर्थात भोजन ग्रहण करने की इच्छा होगी। यदि आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो तो आपको किसी समूह में जाने की इच्छा होगी। जब आपका मतलब आप किसी पर मालिकाना हक जताते हो तो आपको उस चीज का संग्रह करने की इच्छा होगी। यदि आपको आत्म अभिमान हो रहा है तो फिर आपको गौरव की इच्छा होगी। ऐसे होता है। ठीक है। अब है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये स्किनर ने भी दिया था। ठीक है। और अभिप्रेरणा के संदर्भ में जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है वो स्किनर का है। ऐसे ध्यान रखना। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति या प्राणी जब भी किसी उद्दीपक के संपर्क में आता है तब वे उससे प्रभावित होकर किसी न किसी प्रकार की अनुक्रिया प्रतिक्रिया प्रकट करता है। ठीक है। मतलब एक तरीके से ऐसे ही है कि हम किसी न किसी लक्ष्य के लालच में कोई अनुक्रिया करते हैं। ये एकदम देसी भाषा में समझो। ठीक है। अगला उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यह दिया था डेविड सी मैक्सीलैंड और एटकिंसन ने दिया था। जब कोई भी व्यक्ति किसी व्यवहार को अवसर की उपलब्धता के समय पूरा करता है तो यह अवसर ही उसके लिए प्रेरक है। अर्थात आप कोई व्यवहार क्यों करते हो? आप अभी पढ़ क्यों रहे हो? क्योंकि आपको पता था कि रीट का एग्जाम है तो इसलिए आप दमादम पढ़ रहे थे। तो ये अवसर की उपलब्धता थी, ये अवसर था आपके पास, तो इसलिए आप कोई कार्य कर रहे हो। तो ये अवसर अर्थात ये रीट ही आपके लिए मोटिवेशन का कार्य कर रहा था। ठीक है। ये सिद्धांत है। आगे बढ़ो। अगला है बालक में अभिप्रेरित व्यवहार कैसे पैदा किया जाए। मतलब आप चाहो कि आपका बच्चा मोटिवेट रहे तो आप उसको कैसे मोटिवेट करो? तो आप एक काम करो, या तो उसकी देखो किसी चीज के लिए प्रशंसा करो कि अरे यार तूने बहुत बढ़िया किया, ये काम तूने बहुत अच्छा किया, तो वो प्रशंसा करो। या फिर आप उसकी क्या करो, उसके बुरे कार्यों की निंदा करो, तो वो कहेगा नहीं नहीं यार अगली बार अच्छा करेंगे। उसे आवश्यकताएं बताओ, उसे ज्ञान कराओ कि देख तू ये पढ़ रहा है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसका तुझे अभी होश नहीं है, बाद में पता चलेगा तुझे। पढ़ाई है, ये आगे जाकर तेरे यहाँ यहाँ काम आएगी, तुझे पढ़ाई की आवश्यकता है। उसे महसूस कराओ कि ये एजुकेशन है, ये तेरे लिए नेसेसरी है, कंपल्सरी है, ये तुझे पढ़ना ही पढ़ना है वरना तेरा भविष्य ऐसा हो जाएगा। थोड़ा बहुत डराओ उसको। ठीक है। मतलब उसे सफलता का आनंद समझाओ कि देख तू पढ़ लिख कर ये बन सकता है, ये बन सकता है, वो बन सकता है, तब वो मोटिवेट होगा। और असफलता का बे बताओ कि देख नौकरी नहीं लगी ना, बस देख गुपचुप का ठेला लगाना पड़ेगा, सीधी बात है। ठीक है। तो ऐसे उसको मोटिवेट करो। प्रतिस्पर्धा की समझ पैदा करो, उसमें कंपटीशन की भावना डालो कि देख ये कंपटीशन है, इससे तुझे पार जाना है। 1000 विद्यार्थी हैं, 10 का सिलेक्शन होगा, तो तुम देख ले 1000 में से 10 मतलब 100 में से 1। यदि तू इसको क्रैक करता है तो तू 100 में से 1 है, तो डायमंड है। तो ऐसे उसको क्या करो, मोटिवेट करो। और क्या करो, दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करो। मतलब जो आप शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करते हो तो शिक्षण सहायक सामग्री अच्छी रखो, साथ में दृश्य सर्वे सामग्री के माध्यम से उसे अच्छे से अच्छा पढ़ाओ। जो चीज पढ़ा रहे हो थ्योरेटिकल के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल बताओ, तो बच्चा मोटिवेट होकर उसको पढ़ेगा और सीखने में रुचि प्रदर्शित करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करो। अच्छा टीचिंग मेथड यूज में लाओ। टीचिंग मेथड आपका वन क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाना निगमन से है और आप आगमन से पढ़ा रहे हो। कोई कहानी है और आप उसको प्रैक्टिकली बता रहे हो कि देख वो राजा या ये वो। ठीक है। तो मतलब आप जितना ज्यादा हो सके तो जो कंटेंट जिस टाइप का है उसी टाइप की शिक्षण विधि यूज करो। और प्रतियोगिताओं का आयोजन कराओ क्लास में। ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड को इनाम दो। ठीक है। ऐसे तो प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाते रहो तो बच्चे उसमें क्या लेंगे, भाग लेना पसंद करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है। यदि हम अभिप्रेरणा किसी को अभिप्रेरित कर देते हैं और या फिर यदि कोई व्यक्ति मोटिवेटेड है तो उसके जीवन में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है, एक विद्यार्थी के जीवन में इंस्पिरेशन से क्या हो सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, हम चरित्र निर्माण में योगदान देता है इंस्पिरेशन। ठीक है। मतलब कर्तव्य के प्रति निष्ठा पैदा होती है अभिप्रेरणा से। व्यवहार का निर्माण होता है, अच्छा व्यवहार पैदा किया जा सकता है, बुरे व्यवहार को खत्म किया जा सकता है। ऐसे व्यवहार पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। किसी को मोटिवेट करो और तो मोटिवेशन से उसका उस चीज में इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा। हम उसके व्यवहार को सही दिशा दे सकते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर दिशा दे सकते हैं, टारगेट की ओर किसी को क्या कर सकते हैं, सही डायरेक्शन में घुमा सकते हैं और उसका जो ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यदि किसी का पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा और आपने उसको पढ़ाई के रिलेटेड पढ़ाई की डायरेक्शन में मोटिवेट कर दिया तो ये आपका मोटिवेशन उसके पढ़ाई में ध्यान केंद्रण में क्या करेगा, सहायता करेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो बस ये चीज थी।
और आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अब बाकी का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और आज के वीडियो के साथ ही आपकी जो 6th यूनिट है वो कंप्लीट है, ठीक है। और जो 8 नंबर की जो है आपकी 8वीं यूनिट है उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको 8वें जो है 8वां यूनिट उसका पहला वीडियो देखने को मिलेगा, और कोशिश करूंगा कि मैं 4 वीडियो के अंदर ही उसको फिनिश कर दूं, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,